So, good morning everybody. Myself Acharam Muslim. Today we are going to have a question and answer session in the form of a worksheet of class 10. Today start करें. मैं यहाँ पे क्वेश्चंस लिखता हूँ. You just try to give answers to them. हाँ, स्टार्ट करेंगे. लाइन यहीं पे करेंगे. फर्स्ट क्वेश्चन, साउंड इज डैश वेव. मैकेनिकल ना. साउंड इज अ मैकेनिकल. फर्स्ट क्वेश्चन. सेकंड इज साउंड 2D और 3D? नहीं, 3D. माने क्या है 3D का? मैं आपसे बात कर रहा हूँ. स्ट्रेट एंगल सुनाई देगा. कोई मान लो ऊपर बैठा है कोई चिड़िया या कोई चींटी, उसको भी सुनाई देगा. पूरे पूरे स्पेस में, पूरे 3D स्पेस में साउंड सुनाई देता है, तो इट्स अ 3D वेव. व्हाट इट. नेक्स्ट इज साउंड लॉन्गिट्यूडिनल और ट्रांसवर्स? नहीं बेटे, लॉन्गिट्यूडिनल. ट्रांसवर्स होती है राइट. मतलब समझ आता है आपको इसका लॉन्गिट्यूडिनल का? मैं बताता हूँ. जैसे क्या है ना, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या है, जैसे साउंड के बारे में सोचें कि साउंड है क्या. तो जब हम बोलते हैं तो हमारे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट होते हैं. तो उसमें जो एयर कॉलम भरा होता है, आप समझ गए होंगे मुझे और आपको क्या चीज़ कनेक्ट कर रही है, एयर. तो मैं जब बोल रहा हूँ माने मेरे वोकल कॉर्ड्स वाइब्रेट हो गए, तो उससे क्या है, मेरे वोकल कॉर्ड के अंदर जो एयर भरी हुई है उसका प्रेशर चेंज होगा. और पूरा एयर कनेक्टेड है, पूरा एयर कनेक्टेड है, तो क्या होगा, प्रेशर अगर चेंज होगा, ये इस पर फोर्स लगाएगा, एयर का बोले वो इस पर, वो इस पर, पूरे स्पेस में चेंज हो जाएगा प्रेशर. और हमारे कान जो है वो चेंज इन प्रेशर को डिटेक्ट करते हैं. जो साउंड है वो कुछ नहीं है, प्रेशर का चेंज है. मैं बोल रहा हूँ तो मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मैं बोल नहीं रहा हूँ, प्रेशर को छोड़, जैसे ही मैंने बोला क्या चेंज हुआ, प्रेशर. और हमारे ईयर ड्रम से उसको रिलेट के. एक काम करो, हाथ कैसे काम लगाओ, ऐसे करो, चाव चाव की आवाज़ आती क्या है, चेंज इन प्रेशर. क्योंकि जैसे ही मैंने हाथ लगाया प्रेशर कम हो गया, हटाया फिर प्रेशर आ गया. तो माई ईयर ड्रम्स जो है वो प्रेशर में चेंज को डिटेक्ट करते हैं. एंड साउंड इज नथिंग बट द चेंज इन प्रेशर.
और कॉमन सेंस की बात है कि जिधर एयर मॉलिक्यूल जाएंगे साउंड उधर ही जाएगा, क्योंकि प्रेशर में चेंज है उधर ही ट्रेवल करेगा जिधर एयर के मॉलिक्यूल्स ट्रेवल कर रहे हैं, और ये प्रोपेगेट चेंज इन प्रेशर ही साउंड होता है। एग्जैक्टली। तो लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब है कि जहाँ पे साउंड चल रही है जिस डायरेक्शन में, पार्टिकल्स भी एयर के उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस होते हैं, इसलिए साउंड इज लॉन्गिट्यूडिनल। ट्रांसवर्स का मतलब होता है कि साउंड इधर चल रही है, पार्टिकल्स उसके परपेंडिकुलर ऑसिलेट हो रहे हैं। एग्जैक्टली। जैसे एग्जांपल है, मान लो मैंने इसमें रस्सी बांधी, झटका दिया, तो आप फील कर रहे ऐसे वेव बनेगा, ऐसे बनेगा। तो आप देखो कि वेव कहाँ चल रहा है, एक्स डायरेक्शन में, और पार्टिकल्स कहाँ चल रहे हैं, ऊपर इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो ये कौन सा वेव हुआ, ट्रांसवर्स। एग्जैक्टली। सो साउंड इज अ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, और ये जो मैंने अभी बताया वेव ऑन अ स्ट्रिंग इट्स अ ट्रांसवर्स वेव। लाइट भी आपका ट्रांसवर्स वेव। एग्जैक्टली। ये पॉइंट क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीड ऑफ साउंड इज मैक्सिमम इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड और गैस किस मीडियम में स्पीड सबसे ज्यादा है? सॉलिड में ज्यादा। क्यों? यहाँ पे आता है न्यूटन्स फॉर्मूला ऑफ मैकेनिकल वेव। तो न्यूटन ने बताया था, फॉर्मूला दिया था कि किसी भी मैकेनिकल वेव का स्पीड होता है रूट अंडर E/d। E होता है मटेरियल का इलास्टिसिटी, क्या चीज? इलास्टिसिटी। और ये प्रोपोर्शनल होता है रिजिडिटी के। किसके प्रोपोर्शनल? रिजिडिटी। और सबसे ज्यादा रिजिड कौन होता है आउट ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस? सॉलिड। सबसे ज्यादा रिजिड कौन है? उससे कम लिक्विड, सबसे कम गैस। तो स्पीड सबसे ज्यादा होती है सॉलिड में, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस। स्टील में साउंड का स्पीड सबसे ज्यादा है लगभग 5000 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद आपका वाटर आता है, फिर आपका एयर में लगभग 332 मीटर पर सेकेंड होता है। सो दिस इज एक्सपेरिमेंटली एस्टैब्लिश्ड फैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीड ऑफ साउंड इज मिनिमम इन सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसलिए गैस में होगा तो क्या कह सकते हैं? वी गैस लेस देन लिक्विड लेस देन, एक इसमें कॉरेस्पॉन्डेंस। नेक्स्ट इज ये आपने पढ़ा होगा वर्क डन। याद आया कुछ? वर्क डन क्लास 9 में पढ़ा होगा। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? इनटू याद है एफ_एस को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ थीटा। याद आया कुछ? चलो मैं तरीका बताता हूँ आपको। जैसे हम कहें वर्क डन, एग्जांपल ले लो। कीवर्ड आप पढ़ते हो, वर्क करते हो, कहते हैं काम कर रहे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कि नहीं, फोर्स लग रहा है कि नहीं, एंगल और तो बीच में, तो क्या आ गया वर्क? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस ऑफ। आसान है, याद रहेगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्क स्केलर और वेक्टर? नहीं, स्केलर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन का यूज नहीं, केवल वैल्यू होता है। एक बेटे वेक्टर माने इसमें डायरेक्शन भी हो। डायरेक्शन का जैसे मैं कहूँ कि मेरा स्पीड है 30 मीटर पर सेकेंड, तो स्पीड में तो जरूरत नहीं कहाँ चलाना, लेकिन अगर मेरे को वेलोसिटी बताना है तो उसमें बताना पड़ेगा कि 30 नॉर्थ में है कि साउथ में है कि ईस्ट में है कि ऊपर है कि नीचे है। तो जिस फिजिकल क्वांटिटी में डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है बताने की फॉर इट्स स्पेसिफिकेशन, उसको कहते हैं वेक्टर। और जिसमें खाली न्यूमेरिकल वैल्यू से काम चल जाता है उसको कहते हैं स्केलर। तो वर्क में न्यूमेरिकल से काम चल जाता है, डायरेक्शन की इसमें जरूरत ही नहीं है, तो वर्क डन इज स्केलर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है एसआई यूनिट ऑफ वर्क। बहुत ही सिंपल है, तो आसान है आपको। सीजीएस यूनिट अर्ग, ER नहीं सुना ना आपने? अर्ग होता है सीजीएस यूनिट। वैसे तो ये 11th में आया मिलता जुलता है, तो अभी से ध्यान। अर्ग क्या? ER। ठीक है। तो फिर ये भी नहीं है ऐसे ही पहले इसका वैल्यू होता है 10 to पावर एक्चुअली 9th का सिलेबस 11 से मिलता है, 10th का 12 से मिलता है, तो ये उसी का ना आगे जाके तो मैं साथ में आपको। ठीक है। अच्छा चलो ये तो बड़ा काइनेटिक एनर्जी कितना? एनर्जी ड्यू टू मोशन। कौन सा? एनर्जी ड्यू टू मोशन। मोशन की वजह से किसी बॉडी में जो एनर्जी हमें लगता है उसको हम कहते हैं काइनेटिक एनर्जी। एग्जांपल ले लो, आप मान लो एक सड़क है, उस सड़क पे 3 व्हीकल, ठीक है, आइडेंटिकल है मास में, एक का स्पीड है 10, दूसरे का 20, तीसरे का 30, तो किस में कहोगे आप सबसे ज़्यादा एनर्जी है? क्योंकि उसका स्पीड सबसे ज़्यादा है। तो काइनेटिक एनर्जी इज रिलेटेड टू मोशन, जिसमें मोशन ज़्यादा माने जिसका स्पीड ज़्यादा और आइडेंटिकल बॉडी सेम मासेस, उसका काइनेटिक एनर्जी भी ज़्यादा है। इज दैट क्लियर? अच्छा अगला एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। कोई बॉडी है बेटा, इसका मास है m, वेलोसिटी भी है, एक्सेलरेशन भी है। आपने एक टर्म सुना होगा मोमेंटम, सुना है? m इनटू
तो मोमेंटम होता है आपका न्यूटन। अच्छा एक चीज है, मोमेंटम स्केलर होता है कि वेक्टर होता है? वेक्टर, क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी है। इसमें क्या है? डायरेक्शन, क्योंकि ये जो भी है हमें पता ये होता है वेलोसिटी। क्या होता है? वेलोसिटी। अच्छा कोई पूछे आपसे कि मोमेंटम की डायरेक्शन कहाँ होगी, कैसे निकालोगे? ये जो मास है इसके भी पूछ रहे आपसे, बताइए इसके मोमेंटम की डायरेक्शन कहाँ होगी? वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो अगर ये एक्स एक्सिस है, एक्स में होगी, वाई होता, वाई में, जेड होता, जेड। सो वेलोसिटी की डायरेक्शन में होता है मोमेंटम का डायरेक्शन। ठीक है, अगली चीज। अच्छा इसमें मुझे फोर्स तो कैसे निकालते हैं? मास इनटू एक्सेलरेशन। अगला क्वेश्चन, फोर्स बेटा स्केलर है कि वेक्टर है? ऑब्वियसली नहीं, वेक्टर है, क्योंकि एक्सेलरेशन में क्या होता है? वेक्टर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? अगली चीज है बेटा काइनेटिक एनर्जी। अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है? हाफ एफ वी स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमने क्वालिटेटिव डिस्कशन किया कि इट्स एबिलिटी टू डू द मोशन। नेक्स्ट थिंग इज हाउ टू क्वांटिफाई, नापे कैसे, व्हाट इज मेजर ऑफ दैट, हमें कैसे पता कि इसका वैल्यू कितना है? तो उसके लिए इसमें स्टैंडर्ड फॉर्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, न्यूटन, या उसी को आप कह सकते हैं केजी मीटर पर सेकंड। ठीक है, इज दैट क्लियर बच्चे? तो ये इसका, आप चाहे तो इसको लिख सकते हैं, नोट कर लीजिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माय सेल्फ आचार्य विश्व। आज एक डिस्कशन रखूंगा ऑप्टिक्स पे। आइए स्टार्ट करते हैं। बेटे ऑप्टिक्स में पहला क्वेश्चन ये है कि लाइट इज अ वेव और पार्टिकल और बोथ। अब ये सुना, क्योंकि 10th क्लास में तो बताते हैं लाइट एज ए पार्टिकल, आपने पढ़ा होगा है ना, उसको रे की तरह जो ट्रीट करते हैं वो है उसका लाइट एज ए पार्टिकल। 12th क्लास में आप पढ़ेंगे लाइट एज ए वेव। तो लाइट, अब जैसे इस रूम की बात करें, आप बता सकते हैं इसमें लाइट कहाँ है? बोले क्वेश्चन, सपोज करो कि ना हम स्पेस में चले जाते हैं, सन से लाइट तो आ रहा है, अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर, तो वहाँ स्पेस में लाइट दिखेगा कि अंधेरा दिखेगा? तो पता हो, तो लाइट तो है वहाँ पे, सनलाइट, क्योंकि सन से ही आती है, तो वहाँ अंधेरा नहीं दिखता है। क्योंकि बेटे जिसको हम समझ रहे हैं जो लाइट है वो तो आप ये समझें कि फोटोन्स का इम्पैक्ट है, जिसको हम समझ। अब मैं पूछूँ आपसे यहाँ पे लाइट कहाँ है, तो आप कहोगे सर हर जगह लाइट है, क्योंकि हमें केवल जब पार्टिकल्स स्कैटर करते हैं लाइट को तो हमें वो पार्टिकल्स दिखाई देते हैं। मैं आपसे पूछूँ लाइट कहाँ है, तो आप लोगों से दीवार दिख रही है, मुझे पंखा दिख रहा है, ये बोर्ड दिख रहा है, स्मार्ट बोर्ड, तो ये तो आप इन पार्टिकल्स के बारे में। लाइट आपको एक इन्फॉर्मेशन दे रहा है रिलेटेड टू द पार्टिकल्स। एक्चुअली में पूछे लाइट क्या है, वी डोंट नो व्हाट द हेल लाइट इज, लेकिन लाइट के थ्रू इन्फॉर्मेशन हमारी ब्रेन में जाती है। आपको पता होगा रेटिना, रेटिना से कनेक्टेड होता है ऑप्टिकल नर्व, तो ऑप्टिकल नर्व से ऑक्सीपिटल लोब पे जब जाएगा तो ऑक्सीपिटल लोब प्रोसेस द विजुअल इन्फॉर्मेशन, तो हमारे ब्रेन में एक सेंसेशन होता है कि आगे कुछ, बट इट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ लाइट। एक्चुअली क्या चीज़ है? इम्पैक्ट ऑफ लाइट। अब इसको लेकर के भी साइंस डेवलप लगातार सीखने से, तो सबसे पहले जो काम था वो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डिस्कार्टेज। क्या नाम था? डिस्कार्टेज। उन्होंने प्रपोज किया था कि लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस्कल्स। कॉर्पस्कल्स माने होता है पार्टिकल्स, दैट इज पार्टिकल्स। और इन्होंने प्रपोज किया कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट। कौन सा थ्योरी? कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ, और इनका नाम था डेस्कार्टेस, साइंटिस्ट थे डिस्कार्टेस नाम। लेकिन ये जो कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट है, दिस वाज फर्दर डेवलप्ड बाय सर आइजैक न्यूटन इन हिज बुक, जो फेमस बुक उन्होंने लिखी ऑप्टिक्स। तो लाइट को इनिशियली माना जाता था कि इट्स मेड अप ऑफ कॉर्पस्कल्स, पार्टिकल्स ही होता है। जैसे आप मान लो यहाँ पे ये ट्यूबलाइट है,
तो क्लासिकल पिक्चर अगर देखें तो इसके अकॉर्डिंग इससे छोटे छोटे पार्टिकल्स निकल रहे हैं। सोचो कि स्फीयर निकल रहे हैं इससे छोटे छोटे। वो स्फीयर जब हमारी आंखों में जाते हैं, किसी बॉडी से टकराए और वापस जब हमारी आंखों में जाएंगे तो हमें एक सेंसेशन फील होगा, हमें एक सेंसेशन फील होगा, ब्रेन में मैसेज आएगा और हमें एक इमेज की फॉर्म में इसको इंटरप्रेट करेगा हमारा। इज इट? सो इनिशियली लाइट को माना जाता था कि लाइट इज मेड अप ऑफ कॉर्पस्कल्स और पार्टिकल्स, जिस पे बेस आया अपना कॉर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट जो दिया था डिस्कार्टेज ने, लेकिन उसको फर्दर डेवलप किया सर आइजैक न्यूटन ने इन हिज बुक ऑप्टिक्स। इज दैट क्लियर? तो ये था, तो इनिशियली मानते थे लाइट कॉर्पस्कल और कॉर्पस्कल माने पार्टिकल, लेकिन क्या है इसमें आए कुछ प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स क्या है? प्रॉब्लम्स आए जैसे पार्शियल रिफ्लेक्शन, और एक आई इसमें थिक फिल्म इंटरफेरेंस। ये प्रॉब्लम्स क्या है? आपने अगर देखा हो जैसे कोई तालाब देखा हो या पानी का स्रोत, तो तालाब आप देखते हैं तो आपको अपना फेस भी दिखाई देता है और तालाब भी अंदर से दिखाई देता है। माने अब इसका मैकेनिज्म क्या है? मान लो सनलाइट आई, फोटॉन्स आए, मान लेते हैं लाइटिंग पार्टिकल, फोटॉन्स आए मेरी बॉडी में पड़े, बॉडी से पानी में गए, पानी से वापस आए मेरी आंखों में गए, तभी मुझे मेरा रिफ्लेक्शन दिखाई देगी। इसे तो माने फोटॉन्स कुछ पानी की सरफेस से टकरा के मेरी आंखों में वापस आ रहे हैं, बराबर है? मुझे बेस दिखाई दे रहा है लेक का, माने फोटॉन्स आ रहे हैं, अंदर जा रहे हैं, रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, वापस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यही मैकेनिज्म है। तो ये कैसे पता लगे कि कौन सा क्या कंडीशन है? तो ये कैसे पता लगेगा कि कौन से फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होंगे और कौन से फोटॉन्स रिफ्लेक्ट होंगे? क्वेश्चन मार्क आएगा, हाउ टू डिसाइड दैट? पता नहीं क्वेश्चन मार्क। अनदर इज थिन फिल्म इंटरफेरेंस। आपने देखा होगा ना, पानी की सरफेस पे अगर तेल गिर जाए उसको साइड से देखो, रंग-बिरंगे फ्रिंजेस दिखाई देते हैं, दैट इज ऑल ड्यू टू थिन फिल्म इंटरफेरेंस। तो इसको भी क्या है, आप पार्टिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि किसी पार्टिकुलर एंगल पे ही कलर क्यों दिखते हैं, दूसरे पे क्यों नहीं दिखते। उसको इधर से देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, साइड से देखोगे सर्टेन एंगल पे कलर दिखेगा। आगे एक क्वेश्चन मार्क कि अगर लाइट पार्टिकल से मिलकर बनी है तो कुछ एंगल्स पे ही उसमें कलर क्यों दिखता है? तो इन्हीं को एक्सप्लेन करने के लिए आया वेव थ्योरी ऑफ लाइट। कौन सा? वेव थ्योरी ऑफ लाइट। वेव थ्योरी के अकॉर्डिंग लाइट इज अ वेव, और वेव से मेरा मतलब है एनर्जी, वेव से मतलब है एनर्जी। उससे एक्सप्लेन हो जाता है कैसे भी एनर्जी को आपने इंसिडेंट किया, किसी भी सरफेस पर एनर्जी इंसिडेंट करते हैं, कुछ रिफ्लेक्ट होगी एनर्जी, कुछ रिफ्लेक्ट होगी, इट कैन बी डेवलप्ड। तो एनर्जी के टर्म में इसको एक्सप्लेनेशन दिया जा सकता है। तो फिर लोगों ने क्या मान लिया कि लाइट इज अ वेव। और ये जो वेव थ्योरी ऑफ लाइट था, ये किसने दिया था? क्रिश्चियन हाइगल, इन्होंने क्रिश्चियन हाइगल लिखा था। लेकिन उस समय न्यूटन बहुत पॉपुलर थे, तो इनकी बात किसी ने सुनी नहीं, ये थ्योरी चल नहीं पाया। फिर एक साइंटिस्ट आए और 1801 में एक्सपेरिमेंट किया जिसे कहते हैं YDSC। क्या कहते हैं? YDSC, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, जिसने प्रूव किया वेव नेचर ऑफ लाइट। क्या प्रूव किया? वेव नेचर ऑफ। अब इसको ऐसे समझिए वेव नेचर क्या है। आप ऐसे सोचो कि ना, दो बच्चे जा रहे हैं सड़क पे, दोनों टकरा गए आपस में। ऐसा हो सकता है टकराने के बाद दोनों गायब हो जाए, एक भी बच्चा ना मिले। इज इट पॉसिबल? फिजिकली तो पार्टिकल अगर मान लें तो पॉसिबल नहीं है। तो था क्या इसमें, इन्होंने एक कार्डबोर्ड लिया, उसमें दो होल किए, एक S1 दूसरा S2, यहाँ से लाइट कनेक्ट किया, एक इधर से एक इधर से, और इन दोनों को मिलवा के देखा कि स्क्रीन पे क्या पैटर्न होता है। तो स्क्रीन पर फॉर्म हुआ इंटरफेरेंस पैटर्न। क्या फॉर्म हुआ? इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस पैटर्न मतलब पूरी स्क्रीन पे कुछ ऐसे ऐसे पैटर्न्स होते हैं, यू नो, मल्टीपल डार्क कलर, ब्राइट कलर, डार्क कलर, ब्राइट कलर। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि अगर सोचो लाइट एक पार्टिकल होती है, तो सोचो एक पार्टिकल यहाँ से निकला, एक यहाँ से निकला, तो ये तो किसी एक पॉइंट पे तो कुछ बनेगा नहीं।
पूरे स्क्रीन में तो बनना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। तो अगर लाइट पार्टिकल होती है तो केवल एक पॉइंट पे चमक होनी चाहिए। एग्जैक्टली। बाकी तो सारा ब्लैक होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या बेटे, ये ना पूरा स्क्रीन पे, पूरा स्क्रीन तो कुछ ऐसे बनता है। माने क्या हुआ इस चीज का कि यहाँ से जो लाइट निकली ये यही है पूरे स्पेस में डिस्ट्रीब्यूटेड, इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एंटायर स्पेस। सो यहाँ से जो लाइट इज बिहेविंग एज अ वेव, ये पूरे स्पेस में है। एग्जैक्टली। पूरे स्पेस में तभी ये ऐसे फ्रिंजेस बना पाता है। एग्जैक्टली। इसका एक और एग्जांपल ले सकते हैं, इसको ना वाटर वेव से समझ सकते हैं। आप सोचोगे ना, अगर मान लो हम क्या करें कि जैसे ना सोचो यार तालाब है, तालाब में ना दो छोटे छेद करें ऐसे इस तरीके से, और यहाँ से जो पानी आ रहा है इसको पानी जो पानी वेव बनाएगा। तो अगर आप देखोगे ना यहाँ पे वेव का ऐसे पैटर्न बनेगा ऐसे, और यहाँ पे अगर इसको आप ऑब्जर्व करोगे ना तो यहाँ पे पूरा पैटर्न आपको बन जाएगा। कहीं पे डिस्प्लेसमेंट इसका मैक्सिमम होगा, कहीं पे मिनिमम, तो उससे आप कनेक्ट करके इसको समझ सकते। इज दैट क्लियर? तो इससे प्रूव हुआ कि लाइट जो माना जाता था कि पार्टिकल से मिलती है, तो पार्टिकल तो लोकलाइज्ड होगा ना। एक अब आप या तो यहाँ हो सकते हैं या वहाँ हो सकते हैं या वहाँ हो सकते हैं, ऐसा तो है नहीं कि एक साथ पूरे रूम में हो तो गजब की बात हो जाएगी। तो वेव माने आप हर जगह हैं, पार्टिकल माने आपका एक फिक्स पोजीशन है। एग्जैक्टली। तो इससे प्रूव हुआ था कि लाइट एक जगह नहीं भाई, ये पूरे स्पेस में है, तभी वो मल्टीपल पैटर्न्स बन रहे हैं, कहीं पे ब्राइट कहीं पे पूरे स्पेस में वो फैला हुआ है। तो वहाँ से प्रूव लाइट इज वेव नेचर। किसने प्रूव किया था? थॉमस ने। एग्जैक्टली। लेकिन फिर एक समस्या आई, क्या समस्या आई कि 1905 का टाइम था, तो उस समय एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। किस चीज पे? कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। और इसमें अपन यूज करते थे वैक्यूम ट्यूब्स। क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब्स। ये जो सामने वैक्यूम ट्यूब है, अब आपने देखा होगा ना, जैसे बिजली है तो हमें पता है कि सर्किट चाहिए, तो उसके लिए कंडक्टर की तार चाहिए, लेकिन आपको पता है इसके बीच में कोई कंडक्टर नहीं होता, गैस होती है। देखेगा कि अंदर से तार नहीं होता इसके अंदर की, कोई जैसे हो ना कि तार हो गया, जैसे बल्ब है तो बल्ब में तो फिलामेंट होता है, फिलामेंट मेटल है तो उसमें करंट फ्लो करेगा, समझ आता है। लेकिन इसमें तो तार ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन गैसेस के थ्रू कंडक्शन होता है। इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? गैस के। इसके अंदर गैस भरी हुई है, तभी तो ये एमिट कर रहा है ना पार्टिकल्स। तो हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन्स तो फ्लो कर रहे हैं, लेकिन वो किसी कंडक्टिंग वायर से कनेक्टेड नहीं है। इसके अंदर गैस भरी है, तो गैस कंडक्ट कर रही है। Isn't it? तो एक्सपेरिमेंट चल रहे थे कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस में। तो उसमें क्या हुआ, जैसे ना जैसे ये मान लो जैसे ट्यूब है, तो ये ट्यूब होती थी, यहाँ पे ना आपका सोर्स होता था लाइट का, ये होता था कैथोड, ये होता था एनोड। तो इसको ना ऐसे मतलब बैटरी लगाते थे, इसमें करंट फ्लो करता था, तो बीच में खाली मतलब ये गैस है लेकिन कंडक्शन होता था, तो इसमें चमक निकलती है, चमक। तो ये हर्ट्ज नाम के एक साइंटिस्ट थे, बोलते हैं हर्ट्ज। उन्होंने देखा कि मेरे दिमाग से उन्होंने वेव में लैब ली, तो उन्होंने बल्ब ऑन किया, देखा वो सोडियम लैंप होता है, साइंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं, यूवी लाइट वो एमिट करता है बेसिकली। तो उन्होंने जब यूवी लाइट ऑन की तो इन्होंने देखा कि स्पार्क्स की इंटेंसिटी बढ़ गई, वो जो वैक्यूम ट्यूब था ना वो ज़्यादा चमकी। नहीं, गैस तो पहले भी थी, लाइट जैसे ही उन्होंने मतलब एक्स्ट्रा सोर्स चलाया लाइट का, तो वैसे ही ये ज़्यादा चमकी मतलब इसमें ज़्यादा करंट पड़ा। बात पकड़ पा रहे? वैक्यूम ट्यूब चमक रही है मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे, करंट फ्लो कर रहे। जैसे ही उन्होंने यूवी लाइट का सोर्स ऑन किया, ये लाइट ज़्यादा चमकी मतलब स्पार्क्स बढ़ गए, स्पार्क्स बढ़ गए मतलब करंट बढ़ गया मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। इन्होंने बंद की जैसे ही इसको, लाइट फिर से धीमी हो गई। आप ऐसे सोचो जैसे ट्यूबलाइट है, इसका सर्टेन इंटेंसिटी है, सोचो ऐसा हो जाए मैं यहाँ पर दूसरा लाइट जलाऊँ और इसकी इंटेंसिटी बढ़ गई, तेज चमके, कम कर दूँ कम हो जाए, डिम हो जाए, इट्स जस्ट लाइक दैट। इससे क्या प्रूव हुआ? इससे ये हुआ कि ये जो लाइट का सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो कराने में हेल्प कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने, तभी तो स्पार्क्स बढ़ गए ना। इज दैट क्लियर? तो बेटा इस इफेक्ट को कहा गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट।
क्या कहा गया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब लाइट, इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो मतलब लाइट ने इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, ठीक है। अब इसमें समस्या क्या है कि लाइट को अगर हम एक वेव मान लें, क्या मान लें? वेव। तो इसके जो एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स आए वो रिजल्ट्स ही एक्सप्लेन नहीं कर पाए। गॉट इट? लाइट को अगर एक वेव माने तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो एक्सपेरिमेंट हुआ, ये वाला एक्सपेरिमेंट, उसके रिजल्ट्स वेव थ्योरी को मान के एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। गॉट इट? वहीं पे रोल आता है सर एल्बर्ट आइंस्टीन, वहीं से फेमस हुए। इन्होंने ही एक्सप्लेन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड 1905 में एक्सप्लेन किया था, और उसी के लिए 1929 में तो नोबेल प्राइज मिला। 3 पेपर